Hello students, good evening. Welcome to Expansion Path Academy. My name is Manisha. I am your business studies educator. So in last session, we have done our second function of management, that was organizing. Okay. Today we are going to begin with our third function of management, which is staffing. Okay. So before that, we have completed all our previous chapters और आज की क्लास में हम staffing start करेंगे. Right? स्टाफिंग वर्ड कहाँ से आया है? ये स्टाफ टर्म से आया है. ठीक है. स्टाफ का मतलब क्या होता है? वो लोग जो एक पर्टिकुलर एरिया में एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव अकम्प्लिश करने के लिए इंटीग्रेट होते हैं. ठीक है. सिंपल सी भाषा में कहूं तो कोई टास्क होगा, उसको कंप्लीट करने के लिए जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एक वर्क प्लेस पे काम करेंगे उनको हम स्टाफ कहते हैं. अब स्टाफिंग क्या है? एक प्रोसेस होगा जहां पे उन लोगों को कैसे हायर किया जाएगा काम के लिए, वो समझेंगे हम इस चैप्टर में. ओके. तो स्टाफिंग इट मींस पुटिंग पीपल टू जॉब्स. लोगों को रिक्वायर्ड जॉब्स के लिए रखना, काम के लिए रखना. दिस इज कॉल्ड स्टाफिंग. इट बिगिंस विद वर्कफोर्स प्लानिंग. स्टार्ट कहां से होता है? वर्कफोर्स प्लानिंग. एक ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोग चाहिए काम के लिए, उसको प्लान करना. एंड इंक्लूड्स डिफरेंट अदर फंक्शंस. और भी कुछ फंक्शंस आते हैं, जैसे मैं कहूँ रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, प्रमोशन, कॉम्पेंसेशन एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ द वर्कफोर्स. तो ये सारे फंक्शंस को हम चैप्टर में एक एक करके डिस्कस करेंगे. ठीक है. इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग समझ लेते हैं कि क्यों जरूरी होता है. पहले, इट हेल्प्स इन डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सोनल फॉर वेरियस जॉब्स. स्टाफिंग की हेल्प से हम ऐसे जॉब सीकर्स को हायर कर सकते हैं जो कि कंपटीशन पोजीशन के लिए वेल प्रेफर्ड हों. ठीक है. मेक्स फॉर हायर परफॉर्मेंस बाय पुटिंग राइट पर्सन ऑन राइट जॉब. सही जॉब के लिए सही लोगों के चुने जाने की हेल्प से परफॉर्मेंस इंक्रीज हो सकती है, इंप्रूव हो सकती है. ठीक है. इट एंश्योर्स कंटिन्यूअस सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द एंटरप्राइज थ्रू सक्सेशन प्लानिंग फॉर मैनेजर्स. जो मैनेजर्स हैं, फ्यूचर में उनके लिए क्या बेनिफिशियल हो सकता है, उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग बनाना उनके कैरियर्स के लिए, तो उसके लिए भी स्टाफिंग जरूरी होता है. इट हेल्प्स टू एंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज. जहां पे ह्यूमन के रिसोर्सेज की वेस्टेज कम हो, ओके, सो उनको ऑप्टिमली यूटिलाइज किया जा सके, वहां भी स्टाफिंग जरूरी होता है. लोगों के जॉब सेटिस्फेक्शन और मोरेल को इंप्रूव करने के लिए भी जरूरी होता है स्टाफिंग. ओके. आगे चलते हैं स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ एचआरएम. तो पहले ये समझेंगे कि स्टाफिंग और एचआरएम में फर्क क्या होता है. स्टाफिंग जो है, मैं आपको बता दूं, वो एचआरएम का एक पार्ट है. एचआरएम का मतलब क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. जहां पे लोगों को हायर करना, ट्रेनिंग, सिलेक्शन देना, ये सारा, ठीक है, ये सारी एक्टिविटीज आती हैं. स्टाफिंग सिर्फ उसका एक पार्ट है, एक स्मॉल पार्ट है. So, it is a function which all managers need to perform. Subsequently, they need to be trained and motivated to work in harmony with the goals of the organization. लोगों को इस तरीके से ट्रेन किया जाता है कि हमारा अल्टीमेट एम क्या है? गोल को अचीव करना. मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो लोगों से डायरेक्टली डील करें काम की कंप्लीशन के लिए. When the managers perform the staffing function, his role is slightly limited. ठीक है. Some of these responsibilities will include सही पर्सन को सही जगह पे पुट करना, नए एम्प्लॉयज को ऑर्गेनाइजेशन में इंट्रोड्यूस करना, उनकी ट्रेनिंग देना, ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना, उनकी एबिलिटीज को डेवलप करना, उनके मोरल को मेंटेन करके रखना, और उनकी हेल्थ और फिजिकल कंडीशंस को प्रोटेक्ट करना. ये कुछ बेसिक फंक्शंस होते हैं एक मैनेजर के. ठीक है. तो ये था, इसीलिए इट्स सेड दैट स्टाफिंग इज जस्ट अ पार्ट ऑफ एचआरएम. ओके. नेक्स्ट कम्स स्टाफिंग प्रोसेस. स्टाफिंग किया कैसे जाता है, ठीक है, वो पढ़ेंगे हम. हाउ स्टाफिंग वर्क्स. द फर्स्ट स्टेप इज एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट्स. एक बिजनेस में कितने लोगों की जरूरत है काम करने के लिए, सबसे पहले उसी को ही हम एस्टिमेट करते, अंदाजा लगाते कितनी रिक्वायरमेंट है, वो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है. So designing the organizational structure, we undertake an analysis of the decisions and the decision-making levels, activities and relationship among them with a view to evolve the horizontal and vertical dimension of structure.
ठीक है, इसीलिए अलग अलग जॉब पोजीशंस क्रिएट की जाती हैं। क्लियरली परफॉर्मेंस ऑफ ईच जॉब नेसेसिटेट्स द अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सन। ये देखा जाता है कि वर्कफोर्स के अकॉर्डिंग लोगों के पास प्रॉपर स्किल हो, ओके, प्रॉपर क्वालिफिकेशन हो, प्रॉपर एक्सपीरियंस हो, जिसके बेसिस पर हम उनको हायर कर सकें। तो मैन पावर की रिक्वायरमेंट हायर करने के बाद, क्या मैन पावर की उसको हायर करने के बाद फिर हम करते हैं रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट इट्स अ पॉजिटिव प्रोसेस, ठीक है। तो रिक्रूटमेंट इट्स अ पॉजिटिव, रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस। क्यों पॉजिटिव प्रोसेस होता है? क्योंकि इसमें जितने भी प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स होते हैं जो हु आर लुकिंग फॉर जॉब्स, उन सबको यू स्टिमुलेट, उन सबको आप मोटिवेट करते हो टू अप्लाई फॉर द जॉब्स दैट इज विद यू। दिस इज कॉल्ड रिक्रूटमेंट, ठीक है। तो ये वो प्रोसेस है जहां पे आप प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज को ढूंढते हो, ठीक है, और उनको मोटिवेट करते हो कि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब्स के लिए अप्लाई करें। ये इंफॉर्मेशन जॉब डिस्क्रिप्शन में दी जाती है कि कैंडिडेट्स की क्या रिक्वायरमेंट है, किस जॉब के लिए क्या टास्क, क्या रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, वो सब चीजें उसमें मेंशन कर दी जाती हैं। एडवर्टीजमेंट के थ्रू डिस्प्ले किया जाता है, चाहे आपके ऑफिस के आउटलेट पे या अलग अलग पोजीशन, अलग अलग प्लेसेस पे, कि क्या रिक्वायरमेंट है, किसकी रिक्वायरमेंट है, किस पोजीशन के लिए रिक्वायरमेंट है। ओके, सो इस स्टेप में पोटेंशियल कैंडिडेट को ढूंढा जाता है और उनका सोर्स डिटरमिन किया जाता है कि वो कहाँ से आएगा। उसको ढूंढने के लिए यू हैव टू मेक अ पूल ऑफ द कैंडिडेट्स, ठीक है। दिस इज कॉल्ड रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपका आता है सिलेक्शन। सिलेक्शन इट इज द नेगेटिव प्रोसेस, ठीक है, क्योंकि रिक्रूटमेंट में तो आपने सारे कैंडिडेट्स को तो हायर कर लिया, स्टिमुलेट कर दिया जॉब अप्लाई करने के लिए। सिलेक्शन में क्या होता है, जो आपके अनवांटेड हैं, विच आर नॉट पोटेंशियल फॉर योर बिजनेस, आप उनको एलिमिनेट कर देते हो, निकालते रहते हो। दैट्स व्हाई इट्स अ नेगेटिव प्रोसेस। इट्स अ प्रोसेस ऑफ चूजिंग फ्रॉम अमंग द पूल ऑफ prospective job candidates develop at the stage of recruitment। रिक्रूटमेंट के टाइम जो पूल आपके पास बना था उनमें से आप छांट लेते हो जो आपको नहीं चाहिए, ठीक है। Even in case of highly specialized jobs where the choice space is very narrow, this rigor of the selection process serves two important purposes। एक होता है ऑर्गेनाइजेशन को बेस्ट मिले, एक होता है उनकी सेल्फ एस्टीम और प्रेस्टीज भी इंप्रूव हो, ठीक है। सो ऑल इन वन वी कैन से सिलेक्शन क्या होता है, एक नेगेटिव प्रोसेस है जहां पे आप अनवांटेड वंस को एलिमिनेट करते जाते हो। सिलेक्शन करने के बाद फिर आप प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन करते हो, जो बेस्ट सिलेक्टेड लोग हैं, ठीक है। तो ज्वाइनिंग अ जॉब मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉय एट द वर्कफोर्स। तो जिन पोटेंशियल इंडिविजुअल्स को आप सिलेक्शन स्टेज में सिलेक्ट कर चुके हो, उसके बाद अगला काम क्या आता है कि उनको उनकी जॉब पोजीशन पे प्लेस करना और उनको वहां के एनवायरनमेंट से फेस टू फेस इंटरैक्ट करवाना। तो एम्प्लॉय को ब्रीफ प्रेजेंटेशन दिया जाता है कंपनी के बारे में, उसके सुपीरियर सबऑर्डिनेट कलीग्स के बारे में, उसकी वर्क प्लेस के बारे में, उसके जॉब के चार्ज के बारे में जिसके लिए उसको सिलेक्ट किया गया है, ठीक है। सो प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, एक एम्प्लॉय को उस पोजीशन पे डालना जिसके लिए उसको सिलेक्ट किया गया है, ठीक है। और ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है, उस एम्प्लॉय को बाकी एम्प्लॉयज से इंट्रोड्यूस करवाना, ठीक है, ताकि वो पॉलिसीज या प्रोग्राम, पॉलिसीज और रूल्स जान सके एक ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है। तो प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। इट इज वेरी गुड कि दैट पर्सन इज हैविंग दैट मच कैलिबर, स्किल्स एंड एजुकेशन अबाउट द जॉब दैट हैज टू बी प्रोवाइडेड टू हिम, लेकिन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोवाइड हिम ड्यू ट्रेनिंग to complete that job। That is why training and development is the step which has to be taken after placing of the employee, right? तो एम्प्लॉय को अलग अलग तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है, जो कि ऑन द जॉब भी हो सकता है, ऑफ द जॉब भी हो सकता है, ठीक है। ट्रेनिंग जरूरी इसीलिए भी है ताकि हम उस एम्प्लॉय की
होलिस्टिक डेवलपमेंट कर सकें, विच मीन्स ओवरऑल डेवलपमेंट कर सकें। ओके, तो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट देने के बाद जब वो काम पे एक्चुअली प्लेस होगा, जब वो काम करेगा, तो 3, 4, 5, 6 महीने बाद या साल महीने बाद ये देखा जाएगा कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी हो रही है, वो कैसे परफॉर्म कर रहा है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है एज पर एस्टिमेशन, एज पर बेंचमार्क, या वो कर रहा है परफॉर्म या नहीं, वो चीज को मेजर करना कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, ये देखा जाता है परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे ही एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग पीरियड के बाद अपॉइंट करके उनकी जॉब पे डाल दिया जाता है, तो परफॉर्मेंस हेल्प से, परफॉर्मेंस अप्रेजल की हेल्प से एम्प्लॉय की अभी वाली और पास्ट परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाता है, मेजर किया जाता है कि क्या उससे एक्सपेक्ट किया था वर्सेस क्या उसकी परफॉर्मेंस आई है। ठीक है, एम्प्लॉय को ये पता होना चाहिए कि उससे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, क्या ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड्स है, कैसे उनको वो मीटअप करेगा। दिस इज कॉल्ड परफॉर्मेंस अप्रेजल। ठीक है, सो इसमें उसकी परफॉर्मेंस को क्वांटिफाई किया जाता है, रेट किया जाता है, ताकि उसके बेसिस पे हम उसको जो पे स्केल है वो दे सके। परफॉर्मेंस अप्रेजल के बाद इट कम्स द टर्न ऑफ प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग। तो सभी ऑर्गेनाइजेशन में जरूरी हो जाता है कि कैरियर रिलेटेड इश्यूज और प्रमोशन को देखा जाए, मद्देनजर रखा जाए एम्प्लॉयज के लिए। ठीक है, एम्प्लॉयज को एनकरेज किया जाना चाहिए ताकि वो ग्रो कर सके अपने फुल पोटेंशियल को। राइट, प्रमोशंस इसीलिए बहुत जरूरी हो जाती है लोगों के सक्सेस के लिए। प्रमोशन के बाद टर्न आती है कॉम्पेंसेशन की। ठीक है, ओके, प्रमोशन के बाद टर्न आती है कॉम्पेंसेशन। कॉम्पेंसेशन का मतलब क्या होता है, वो कंसिडरेशन जो पे किया जाएगा उस एम्प्लॉय को जिसको हमने सिलेक्ट किया है जॉब के लिए। ठीक है, सो वो जो भी अपनी सर्विसेज दे रहा है उसके बदले में जो भी उसको पे मिलेगा उसको हम कॉम्पेंसेशन कहते हैं। ठीक है, तो इट रेफर्स टू ऑल फॉर्म्स ऑफ पे और रिवॉर्ड गोइंग टू एम्प्लॉयज। वो फाइनेंशियल भी हो सकता है पैसे की फॉर्म में, या फिर वो नॉन फाइनेंशियल भी हो सकता है। ठीक है, फाइनेंशियल पेमेंट्स में हमारे पास कुछ टाइम बेस्ड होता है, कुछ परफॉर्मेंस बेस्ड। इतना टाइम किया तो ये पेमेंट, इतनी परफॉर्मेंस की तो ये पेमेंट है। ठीक है, तो कॉम्पेंसेशन जो आपका होगा फाइनेंशियल फॉर्म में भी हो सकता है और इनडायरेक्ट फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल फॉर्म में भी हो सकता है। फाइनेंशियल की बात करें तो क्या उसकी वेजेस है, क्या उसकी सैलरी है, क्या उसको इंसेंटिव देंगे, कितना कमीशन होगा, कितना बोनस होगा, ये सारे के सारे मॉनेटरी एस्पेक्ट आते हैं फाइनेंशियल पेमेंट में। नॉन फाइनेंशियल की बात करें तो उसमें एम्प्लॉय की पेड इंश्योरेंस, उसकी छुट्टियां या लीव विद पे, ये सब आपका नॉन फाइनेंशियल फॉर्म के अंडर आता है। ओके, आगे चलते हैं एस्पेक्ट्स ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांचेस हैं, उनको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो बिगिन विद रिक्रूटमेंट। ठीक है, रिक्रूटमेंट हम पढ़ चुके हैं कि ये वो प्रोसेस है जहां पे हम कैंडिडेट्स को ढूंढ के उनको मोटिवेट करते हैं कि वो आपकी जॉब के लिए अप्लाई कर सके। ठीक है, इसीलिए इसको बोला जाता है सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब्स इन दी ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे हम जो इंपॉर्टेंट पढ़ने वाले हैं वो है सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। रिक्रूट किन किन तरीकों से हम कर सकते हैं, तो एक हमारे पास होता है इंटरनल सोर्सेज और एक आता है एक्सटर्नल सोर्सेज। ठीक है, तो इंटरनल सोर्सेज में हमारे पास होता है, एक है ट्रांसफर, एक है प्रमोशन। ट्रांसफर और प्रमोशन क्या होता है, ट्रांसफर में क्या होता है कि जहां पे एक इंडिविजुअल को उसकी प्रेजेंट जॉब पोजीशन से दूसरी जॉब पोजीशन पे शिफ्ट कर दिया जाता है। ठीक है, हो सकता है कि उसके पे स्केल में कुछ इंक्रीज आ रहा है या कुछ इंक्रीज नहीं भी आ रहा है। ठीक है, वो उसका पे स्केल बढ़ भी सकता है, नहीं भी बढ़ सकता है, लेकिन शिफ्टिंग ऑफ द जॉब पोजीशन जरूरी है। दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर।
तो शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर या वन डिपार्टमेंट टू अनदर या वन शिफ्ट से दूसरी शिफ्ट पे, ठीक है, विदाउट अ सब्सटैंसिव चेंज इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड स्टेटस ऑफ द एम्प्लॉय। पोजीशन उसकी सेम रहेगी, सिर्फ उसको एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दिया जाता है, इसको बोलते हैं ट्रांसफर। ओके, प्रमोशन की बात करें, प्रमोशन का मतलब क्या होता है, एक एम्प्लॉय को शिफ्ट तो करना लेकिन उसकी प्रेजेंट पोजीशन से हायर पोजीशन, यानी उसकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में भी चेंज आ रहा है। जो टास्क वो पहले करता था अब वो नहीं रहेंगे, अब वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है। तो प्रेजेंट पोजीशन से हायर पोजीशन पे जाना, दिस इज कॉल्ड प्रमोशन। ओके, कैरिंग हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फैसिलिटीज, स्टेटस एंड पे। ओके, सो प्रमोशन का मतलब क्या होता है, वर्टिकल शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉयज, जबकि ट्रांसफर्स में हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग टेक प्लेस और प्रमोशन में वर्टिकल शिफ्टिंग टेक प्लेस फ्रॉम द लोअर टू द हायर पोजीशन। इस प्रमोशन की हेल्प से एक एम्प्लॉय की मोटिवेशन, उसकी लॉयल्टी, उसकी सेटिस्फेक्शन बढ़ जाती है, क्योंकि प्रमोशन से एक उसको जिम्मेदारी ज्यादा मिली है, उस पर ट्रस्ट अब और बेहतर किया जा रहा है, प्लस उसकी पे जो इंक्रीज है, पे में इंक्रीज है वो भी हो चुकी है। अब कुछ बेनिफिट्स देख लेते हैं इंटरनल सोर्सेज के, राइट। व्हाट आर द बेनिफिट्स? पहला है हमारे पास, एम्प्लॉयज मोटिवेट होते हैं क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। इंटरनल रिक्रूटमेंट ऑल्सो सिंप्लीफाइज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट। तो इंटरनल सोर्सेज की हेल्प से आपका सिलेक्शन प्लेसमेंट आसान हो जाता है। ट्रांसफर इज अ टूल ऑफ ट्रेनिंग द एम्प्लॉयज टू प्रिपेयर देम फॉर हायर जॉब्स। ठीक है, सो आपको बाहर से लोकेट करके पुट ऑन करने की जरूरत नहीं है, आप अंदर के एम्प्लॉयज को ही ट्रेन कर रहे हो। ठीक है, ट्रांसफर हैज द बेनिफिट ऑफ शिफ्टिंग वर्कफोर्स फ्रॉम सरप्लस डिपार्टमेंट्स टू दोज वेयर इज शॉर्टेज। तो जहां पे शॉर्टेज है वहां पे आप उन इंडिविजुअल्स को पुट ऑन कर सकते हो, जहां से सरप्लस है तो वो शिफ्टिंग की हेल्प से आप कर सकते हो। ठीक है, फिलिंग ऑफ जॉब्स इंटरनली चीपर होता है एज कंपेयर टू जब आप बाहर से हायर करते हो। अब देखते हैं इसके कुछ लिमिटेशंस। जब वैकेंसीज फिल होती हैं इंटरनल प्रमोशन की हेल्प से, तो बाहर के टैलेंट का जो इंपॉर्टेंस है वो कम हो जाता है, बिकॉज यू आर नॉट हायरिंग फ्रेश टैलेंट, तो इट बिकम्स अ हिंड्रेंस इन दैट केस। ठीक है, एम्प्लॉयज लेथार्जिक हो जाते हैं अगर उनको टाइम बाउंड प्रमोशन दी जाएंगी। पता है यार 4 साल बाद प्रमोशन हो जानी है, मैंने ही आना उस पोजीशन पे, तो वो इनिशिएटिव नहीं लेते हैं, वो अपनी क्रिएटिविटी नहीं दिखाते काम में। ठीक है, सो दे बिकम्स लेथार्जिक। एक एंटरप्राइज अपने इंटरनल सोर्सेज को रिक्रूटमेंट के लिए हमेशा यूज नहीं कर सकती है। ठीक है, क्योंकि आपको एक पॉइंट ऑफ टाइम पे फ्रेश टैलेंट चाहिए ही होता है। ओके, ये थे कुछ फायदे और नुकसान, राइट। अब आगे चलते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज के ऊपर। एक्सटर्नल सोर्सेज के ऊपर इंटरनल में क्या आते हैं हमारे पास, ट्रांसफर्स एंड प्रमोशन। एक्सटर्नल की बात करें, पहला होता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट कैसे होता है, जब आप एक वर्क प्लेस पे नोटिस बोर्ड लगा देते हो तो उसके थ्रू जब लोग अप्लाई करते हैं। कैजुअल कॉलर्स में क्या होता है, बहुत से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जिनके पास डेटाबेस मेंटेन रहता है जब उनकी वैकेंसीज ओपन भी नहीं होती हैं। ठीक है, तब वो डेटाबेस जो इकट्ठा हो जाता है उसमें से दे कैन कॉल देम अपॉन। ठीक है, तो वहां से हो सकता है। एडवर्टीजमेंट में आप मैगजीन में, न्यूज़पेपर्स में, टीवी में एड्स डाल सकते हो जहां से आप लोगों को हायर कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है। जैसे कि हम बात करें न्यूज़पेपर की, सो न्यूज़पेपर में हमेशा एक कॉलम होता है, एक पेज होता है, ठीक है, सिचुएशन वेकेंट का। यू कैन सी दैट एवरी डे इन न्यूज़पेपर, जहाँ पे वहाँ के लोकलाइट्स में जो भी रिक्वायरमेंट है जॉब्स की, वहाँ पे वो मेंशन होती है। एम्प्लॉय एक्सचेंज ये सरकारी होता है, गवर्नमेंट होता है। ठीक है, इट इज रन बाय द गवर्नमेंट एंड इट इज अ गुड सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। और ये स्पेशली सिर्फ उनके लिए होता है जो कि अनस्किल्ड या स्किल्ड ऑपरेटिव जॉब होते हैं, इसीलिए इसकी हेल्प से भी आप कनेक्ट करवा सकते हो जॉब सीकर्स को उन ऑर्गेनाइजेशन में। लेकिन इसका एक नुकसान होता है। व्हाट्स दैट? इसका नुकसान ये है कि इसमें जो डेटाबेस है वो अपडेटेड नहीं होता। ठीक है, वो काफी पुराना चलता है, अपडेटेड डेटा नहीं होता, तो ये इसका वन ऑफ द डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो ये सिर्फ डिसएडवांटेज है जहां पे
एम्प्लॉय एक्सचेंज के पास अपडेटेड डेटा नहीं होता है। आगे चलते हैं, प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट। ये भी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की तरह होती है, लेकिन ये थर्ड पार्टी है, जो कि प्राइवेट एजेंसीज होती है, सरकारी नहीं होती है। क्या होती हैं? प्राइवेट एजेंसीज होती हैं, जो कि डेटाबेस प्रोवाइड करती है जॉब सीकर्स का ऑर्गेनाइजेशन को। तो दे अर्न फ्रॉम बोथ द साइड्स। ये कुछ कमीशन जॉब सीकर से भी लेती हैं और कुछ अमाउंट ऑफ जो है बोनस कमीशन यू कैन से वो ऑर्गेनाइजेशन से भी लेती हैं। ठीक है, so उस तरीके से ये प्रोवाइड करती हैं जॉब सीकर्स की इंफॉर्मेशन। आगे चलते हैं, कैंपस रिक्रूटमेंट। तो बहुत सारे कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज के थ्रू भी डायरेक्टली रिक्रूट किए जाते हैं जिन इंडिविजुअल्स की रिक्वायर्ड होती है। स्पेशली फ्रेश टैलेंट की बात करते हैं तो फ्रेशर्स जो होते हैं, ठीक है। तो जहां पे यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस का डायरेक्ट टाई अप होता है ऑर्गेनाइजेशन से, वहां पे वो कैंपस रिक्रूटमेंट की हेल्प से लोगों को हायर कर सकते हैं। रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज, जो एम्प्लॉयज ऑलरेडी काम कर रहे हैं आपके बिजनेस में, उनका कोई फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव है तो वो भी रेकमेंड कर सकता है। इफ यू नीड एनी जॉब सीकर, लेबर कॉन्ट्रैक्टर, दिस इज ओनली मेंट फॉर दोज इंडिविजुअल्स जहां पे अनस्किल्ड काम के लिए आपको लोग चाहिए, तो वहां पे लेबर के कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, उनकी हेल्प से वो डेटा प्रोवाइड करते हैं। एड्स ऑन टेलीविजन, सेम थिंग अगेन। वेब पब्लिशिंग, इट्स वेरी कॉमन नाउअडेज, where you can see the number of prospective ads that has been given on the internet. When you do web surfing, you can precisely see everywhere कि आपको यहाँ पे जॉब की रिक्वायरमेंट है, यहाँ जॉब की रिक्वायरमेंट है। डिसएडवांटेज भी है इसका कि बहुत जगह फेक एड्स भी आती है जहां लोग फंस जाते हैं, लेकिन इट्स अ मोर कॉमन एंड इट्स वेरी एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ प्रमोटिंग योर वैकेंसीज। ठीक है, आप कुछ फायदे पढ़ लेते हैं इसके एक्सटर्नल सोर्सेज के। पहला है, क्वालिफाइड पर्सोनल मिलता है आपको, जो कि आपको एक्चुअली चाहिए था। यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज, है ना, दैट्स व्हाई। चॉइस बढ़ जाती है, फ्रेश टैलेंट आता है, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होती है, क्योंकि जो नए लोग काम करने के लिए आएंगे वो पोटेंशियल होंगे, वो कंपटीशन को बीट करके आते हैं, तो उनमें कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होती है। लिमिटेशंस की बात करें तो एग्जिस्टिंग स्टाफ जो ऑलरेडी काम कर रहा है उनमें डिससेटिस्फेक्शन क्रिएट होगा, ठीक है, बिकॉज दे विल लुक अपॉन दोज इंडिविजुअल्स एज अ कॉम्पिटिशन, इसलिए उनको संतुष्टि नहीं होगी। लेंथी प्रोसेस तो है, कॉस्टली भी है, राइट। बहुत लंबा प्रोसेस है कि पहले आप वर्कफोर्स को एस्टिमेट करोगे, फिर रिक्रूट करोगे, फिर सिलेक्ट करोगे, फिर प्लेसमेंट, ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, ठीक है, परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड सो ऑन। तो बहुत लंबा प्रोसेस है। प्लस लोगों को हायर करना इट्स नॉट इकोनॉमिकल एज वेल, बिकॉज इट्स वेरी कॉस्टली प्रोसेस। ओके, बाहर से रिक्रूट करना बहुत ही कॉस्टली प्रोसेस हो जाता है। तो दिस सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट वी हैव डन। आगे चलते हैं, सिलेक्शन। सिलेक्शन, एज वी सेड कि इट्स अ नेगेटिव प्रोसेस, यू हैव टू एलिमिनेट द अनवांटेड वंस, या ठीक है, दोज हु आर नॉट पोटेंशियल इन योर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो सिलेक्शन का वो प्रोसेस हम पढ़ चुके हैं। प्रोसेस की बात करते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है। तो पहला है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग में क्या होता है, पहले स्टेप में जो आपने उन इंडिविजुअल्स को निकाल देना है जो आपकी स्पेसिफिकेशंस को मीट अप नहीं करते हैं, दिस इज कॉल्ड प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। सिलेक्शन टेस्ट, तो एलिमिनेट करने के बाद जो बचते हैं उनका सिलेक्शन टेस्ट लिया जाता है, जो अलग अलग तरीके का होता है। कुछ इंटेलिजेंस टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट। वन लाइनर में समझा दूंगी क्या होते हैं सारे। इंटेलिजेंस टेस्ट में इंडिविजुअल के इंटेलिजेंस की लेवल देखी जाती है, इंटेलिजेंस क्वेश्चन, आईक्यू देखा जाता है, आईक्यू मेजर किया जाता है, ठीक है। सो उसमें क्या देखा जाता है कि पर्सन की लर्निंग एबिलिटी कितनी है, वो सब किस में आता है, इंटेलिजेंस टेस्ट में। एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या आता है कि इंडिविजुअल की कैपेसिटी नई चीजों, नए स्किल को लर्न करने के लिए, दिस इज कॉल्ड एप्टीट्यूड, ठीक है। कितना वो एबल है नई चीजों को लर्न करने के लिए, उसके रिगार्डिंग जो टेस्ट लिए जाते हैं वो उनको बोलते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट, नेक्स्ट कम्स पर्सनालिटी टेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट क्या होता है, इट प्रोवाइड्स क्लूज टू अ पर्सन्स इमोशंस, हर रिएक्शंस, मैच्योरिटी एंड वैल्यू सिस्टम एटसेट्रा।
सो होलिस्टिक पर्सनालिटी के लिए टेस्ट लिया जाता है कि सर्टन सिचुएशन होगी या पर्टिकुलर स्टिमुली पे एक इंडिविजुअल कैसे रिएक्ट करता है, उसका क्या एटीट्यूड होगा। सो कुछ ऐसे सिचुएशंस दी जाती हैं इन ऑर्डर टू टेस्ट हिज रिएक्शन, उसको हम बोलते हैं पर्सनालिटी टेस्ट। ट्रेड टेस्ट में क्या होता है कि उसकी जो जो भी उसके पास एग्जिस्टिंग स्किल्स अभी हैं उनके रिगार्डिंग टेस्ट लिया जाता है। इंटरेस्ट टेस्ट में क्या देखा जाता है कि जो पर्टिकुलर जॉब जिसके लिए हम उसको रखने वाले हैं उसमें उसका कितना टेस्ट है, दिस इज कॉल्ड इंटरेस्ट टेस्ट। अलग अलग पैटर्न के हिसाब से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कुछ ऐसा टेस्ट दिया जाएगा जहां पे उसकी फैसिनेशन देखी जाती है कि वो कितना डेस्परेट है उस काम को करने के लिए। ओके, सो ये सारे के सारे टेस्ट किस में आते हैं, आपके सिलेक्शन टेस्ट में। ओके, सिलेक्शन टेस्ट करने के बाद एम्प्लॉय का लिया जाता है इंटरव्यू। वो 1 to 1 भी हो सकता है या पैनल इंटरव्यू भी हो सकता है। ठीक है, इंटरव्यू लेने के बाद उसके रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक देखे जाएंगे कि पहले वो कहाँ काम करता था, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, वहां से वो क्यों उसने लीव किया या टर्मिनेट किया। ठीक है, क्या उसका बैकग्राउंड स्टेटस है, कैसे वो काम करता था, हाउ वॉज हिज रिलेशनशिप्स विद हिज सबऑर्डिनेट एंड इमीडिएट सुपीरियर्स। ठीक है, वो सब देखा जाता है। उसके बाद सिलेक्शन डिसीजन लिया जाता है। जब वो सारे टेस्ट पास कर लेता है, इंटरव्यू पास कर लेता है, तब उसको सिलेक्ट कर लिया जाता है। सिलेक्ट करने के बाद उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, फिजिकल फिटनेस देखी जाएगी अप टू दैट लेवल विच इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द स्पेसिफिक टास्क विच इज फॉर विच ही इज प्लेस्ड। ठीक है, मेडिकल फिजिकल टेस्ट लेने के बाद उसको जॉब ऑफर दिया जाएगा जिसमें जॉब की डिस्क्रिप्शन, की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेंशन होगा, जिस पर वो अपना एसेंट देता है, कॉन्फर्मेशन देता है, जिस पर उसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है। ठीक है, सो ये क्या था, आपका सिलेक्शन प्रोसेस था। ओके, आगे चलते हैं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ओके, तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आगे चलते हैं। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट वाज वन ऑफ योर स्टेप इन स्टाफिंग। ठीक है, तो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या है वो क्लियरली हम यहां पढ़ेंगे इस एस्पेक्ट में। ओके, ट्रेनिंग की बात करें तो पहले एम्प्लॉयर को क्या फायदे हैं इसके वो पढ़ते हैं ध्यान से। ठीक है, ट्रेनिंग इज अ सिस्टमैटिक लर्निंग ऑलवेज बेटर देन हिट एंड ट्रायल मेथड्स which lead to wastage of efforts and money। एम्प्लॉयर के जितने भी एफर्ट्स और मनी है उनकी वेस्टेज होने से बचाता है। एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करता है, चाहे वो क्वालिटेटिव है चाहे वो क्वांटिटेटिव है, ताकि एक एम्प्लॉयर के प्रॉफिट्स बढ़ सके। ट्रेनिंग की हेल्प से फ्यूचर मैनेजर बनाया जा सकता है, फ्यूचर मैनेजर, क्योंकि उसको वो सारे एस्पेक्ट्स, सारे सब एस्पेक्ट सिखा दिए जाते हैं कि इफ दिस हैपेंस व्हाट डिसीजन यू कैन टेक, वो ट्रेनिंग की हेल्प से सिखा दिया जाता है। तो फ्यूचर मैनेजर आप तैयार कर सकते हो इन केस कोई इमरजेंसी आ गई तो। अगला फायदा क्या है, इट इंक्रीजेस एम्प्लॉय मोरल एंड रिड्यूसेस एब्सेंटिज्म एंड टर्नओवर। ट्रेनिंग की हेल्प से एम्प्लॉय का मोरल इंक्रीज होता है, वो छुट्टियां कम लेगा क्योंकि उसको काम आएगा, वो उसमें दिलचस्पी दिखाएगा, और टर्नओवर भी कम होता है। टर्नओवर क्या है कि हाउ फ्रीक्वेंटली एन एम्प्लॉय लीव्स द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड टर्नओवर। ऑब्टेनिंग इफेक्टिव रिस्पॉन्स टू फास्ट चेंजिंग एनवायरनमेंट। अगर प्रॉपर ट्रेनिंग दी जा रही है टास्क को कंप्लीट करने के लिए तो एक एम्प्लॉय चेंजेस से भी नहीं घबराएगा, बिकॉज ही हैज बीन गिवन दैट ट्रेनिंग, दैट लेवल ऑफ ट्रेनिंग टू डील विद एवरी काइंड ऑफ डायनेमिक सिचुएशन। ठीक है, तो ये सारे के सारे फायदे किसको मिलते हैं, एम्प्लॉयर को। एम्प्लॉय के लिए क्या फायदे हैं ट्रेनिंग के, पहला है उसकी खुद की स्किल्स और नॉलेज इंप्रूव होती है। ठीक है, ताकि उसका कैरियर इंप्रूव हो सके। आगे है उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है, दैट विल हेल्प हिम टू अर्न मोर। ठीक है, ट्रेनिंग की हेल्प से एम्प्लॉय और एफिशिएंट बनता है मशीन्स को हैंडल करने के लिए। ठीक है, ट्रेनिंग की हेल्प से सेटिस्फेक्शन और मोरल तो इंक्रीज होगा एम्प्लॉय का, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ओके, अब डिफरेंस पढ़ लेते हैं टी&डी में। इट इज अ प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग नॉलेज एंड स्किल्स। नॉलेज और स्किल्स को इंक्रीज करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, और लर्निंग और ग्रोथ को बढ़ाने के लिए डेवलपमेंट होता है। तो इट्स अ होलिस्टिक डेवलपमेंट, और ये एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए दिया जाता है।
इट इज एनेबल टू एम्प्लॉय टू डू द जॉब बेटर, जॉब को बेटर कैसे कर सकता है उसके लिए ट्रेनिंग दी जाती है। और इसमें क्या है, ओवरऑल ग्रोथ, या हम इसको बोल सकते हैं होलिस्टिक ग्रोथ। होलिस्टिक ग्रोथ के लिए डेवलपमेंट होती है। इट्स अ जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस, इट्स अ कैरियर ओरिएंटेड प्रोसेस। तो जॉब की कंप्लीशन के लिए ट्रेनिंग जरूरी है और कैरियर की इंप्रूवमेंट के लिए, कैरियर ओरिएंटेशन के लिए डेवलपमेंट जरूरी होता है। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का मीनिंग तो हमने तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का डिफरेंस तो वी हैव गॉट। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक विच इज ट्रेनिंग मेथड्स। ट्रेनिंग तो प्रोवाइड करनी है पर उसके मेथड्स क्या है। तो देयर इज बेसिकली बाइफिकेशन ऑफ दिस, ऑन द जॉब मेथड्स एंड ऑफ द जॉब मेथड्स। दो तरह के मेथड्स है ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। एक है ऑन द जॉब, एक है ऑफ द जॉब। दोनों को पढ़ते हैं वन बाय वन। ओके, तो फर्स्ट हमारे पास है ऑन द जॉब मेथड्स। ऑन द जॉब मेथड्स में पहला है अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स क्या होते हैं, दे पुट द ट्रेनी अंडर द गाइडेंस ऑफ मास्टर वर्कर। जो ट्रेनी है, जिसको ट्रेनिंग दी जा रही है, उसको मास्टर जो उस काम में स्किल्ड है उसके अंदर उसको डाल दिया जाता है ताकि वो काम सीखे, ठीक है। दीज आर डिजाइन टू एक्वायर हायर लेवल ऑफ स्किल, स्किल को इम्प्रूव करने के लिए, स्किल सीखने के लिए दिया जाता है ये, ठीक है। जो लोग इस तरह की जॉब्स में डाले जाते हैं ट्रेनिंग सीखने के लिए, वो कौन सी कैटेगरी के होते हैं, प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियंस, आयरन वर्कर्स, ठीक है। सो उनको अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग दी जाती है, यानी ये स्किल टाइप के लोगों के लिए है, ओके। ये अप्रेंटिसशिप आर ट्रेनीज who spend a prescribed amount of time working with an experienced guide या trainer। तो कुछ समय तक ये ट्रेनर के अंदर काम सीखते हैं कि कैसे होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, कोचिंग। सेकंड है कोचिंग। कोचिंग में एक होता है कोच या काउंसलर, ठीक है, जो गोल्स को अचीव करने के लिए इंडिविजुअल्स को पीरियोडिकली रिव्यू करेगा, टाइम टू टाइम उनको ध्यान देगा उन पे, ठीक है, कि काम कैसे होगा। सो काम करते करते, ऑन द जॉब काम करते करते सिखाएगा, गाइड करेगा उनको, यू आर डूइंग दिस थिंग, यू कैन डू दिस थिंग इन अ सर्टेन वे, ठीक है। सो वो होता है कोचिंग प्रोसेस। तो ट्रेनी डायरेक्टली काम करेगा सीनियर मैनेजर के साथ, ठीक है, और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा ट्रेनिंग कोचिंग के लिए, ओके। आगे चलते हैं, इंटर्नशिप ट्रेनिंग। इंटर्नशिप ट्रेनिंग एक जॉइंट प्रोग्राम होता है ट्रेनिंग का, इन विच एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड बिजनेस फर्म्स कोऑपरेट। तो इंटर्नशिप कैसे, जो कंपनीज हैं वो कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी से कैंडिडेट्स को हायर करती हैं और उनको ट्रेनिंग देती हैं लाइव प्रोग्राम्स पे, ठीक है। यानी जो काम एक्चुअली हो रहा है उसी में ही उनको सिखा दिया जाता है कि हाउ दिस टास्क हैज टू बी डन, ओके। जिन कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाता है उनको रेगुलर स्टडीज जो कर रहे होते हैं, पढ़ाई पे होते हैं, उनको स्पेसिफिक टाइम, मे बी 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स के लिए उनको इंटर्नशिप विच इज कॉल्ड ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। उनको या तो किसी फैक्ट्री या किसी ऑफिस पे डाल दिया जाता है ताकि उनको काम की प्रैक्टिकल नॉलेज या स्किल मिल सके, ये ऑब्जेक्टिव है इसका। नेक्स्ट इज जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन का मतलब क्या होता है, जहां पे एक ट्रेनी को एक जगह से दूसरी जगह पे डाल दिया जाता है या एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में डाल दिया जाता है ताकि वो ऑल ओवर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सीख सके। तो इस ट्रेनिंग में ट्रेनी का शिफ्ट होता है वन डिपार्टमेंट से दूसरी जगह या वन जॉब से दूसरी जगह। तो ट्रेनी को पूरी तरह इन्वॉल्व कर दिया जाता है डिपार्टमेंट्स के टास्क में, और ताकि वो हर तरह का एप्टीट्यूड या एबिलिटी सीख सके। जॉब रोटेशन की हेल्प से ट्रेनीज जो होता है वो बाकी एम्प्लॉयज से इंटरैक्ट करता है, ठीक है, ताकि वो हर तरह के एनवायरनमेंट में काम करना सीख जाए। दिस इज कॉल्ड जॉब रोटेशन, शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू द अदर और वन डिपार्टमेंट टू द अदर, ओके। तो ये थे आपके ऑन द जॉब मेथड्स। आगे चलते हैं ऑफ द जॉब मेथड्स। ऐसे मेथड्स जो वर्क प्लेस पे ना रह के एक सेपरेट प्लेस पे जाके आप सीख रहे हो, दे आर कॉल्ड ऑफ द जॉब मेथड्स, ओके। तो
फर्स्ट है आपका क्लासरूम लेक्चर्स या कॉन्फ्रेंस। तो इट्स अ मोनोलॉग जहाँ पे एक लेक्चर डिलीवर किया जाता है या कॉन्फ्रेंस होती है, और उस कॉन्फ्रेंस में आप स्किल्स या नॉलेज इम्पार्ट करते हो कैंडिडेट्स को, ठीक है। उस ट्रेनिंग को हम बोलते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, और यू कैन से लेक्चर्स, डेमोन्स्ट्रेशन और कॉन्फ्रेंसेस। तो लेक्चर या कॉन्फ्रेंस अप्रोच की हेल्प से आप जो इंफॉर्मेशन, रूल्स, प्रोसीजर्स, मेथड्स पास ऑन करना चाहते हो वो आप कर सकते हो, ठीक है। ऑडियो विजुअल्स का यूज करके या डेमोन्स्ट्रेशंस का यूज करके आप अपने इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट कर सकते हो। फिल्म्स, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ऑडियो विजुअल। सुपीरियर्स अपनी इंफॉर्मेशन को, अपने स्किल्स को फिल्म्स की हेल्प से भी दिखा सकते हैं। आगे चलते हैं केस स्टडी। केस स्टडी क्या होता है? केस स्टडी वो चीज है जो एक्चुअल एक्सपीरियंस से लिया जाता है, ठीक है। सो एक्चुअल एक्सपीरियंस से लेके उसका कुछ पार्ट है तो उसको स्टिमुली की तरह वर्क किया जाता है, सो दैट individuals should know how to react, how to give their attitude towards that stimuli. Okay, so taken from actual experience of organization, cases represent attempts to describe as accurately as possible problems that managers have faced. ऐसा केस था पिछली बार, तो उस केस में मैनेजर्स ने ये डिसीजन लिया था बिकॉज उस टाइम सर्टन सर्कमस्टांसेस थे। तो इफ दैट सिचुएशन प्रिवेल्स नाउ, how would you react towards that situation? This is called a case based study. Okay, ट्रेनीज क्या करते हैं? केसेस को पढ़ते हैं ताकि उनको प्रॉब्लम्स का पता चल सके, वो प्रॉब्लम्स क्यों हुई हैं, एनालाइज देयर कॉजेस, उनके सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ढूंढ सके, select what they believe to be the best solution, or you can say the optimum solution. Optimum solution after weighing the pro and con of each of the alternatives. ठीक है, आगे चलते हैं कंप्यूटर मॉडलिंग। कंप्यूटर मॉडलिंग में क्या होता है? जो आपका वर्क एनवायरनमेंट है उसके जैसा ही एक एनवायरनमेंट नकली बना दिया जाता है, ठीक है, बाय प्रोग्रामिंग अ कंप्यूटर टू इमिटेट सम ऑफ द रियलिटीज ऑफ जॉब। जो एक्चुअल जॉब है उसके कुछ एक्टिविटीज को इमिटेट या कॉपी कर लिया जाता है, एंड अलाउज ट्रेनिंग टू टेक प्लेस विदाउट द रिस्क और हाई कॉस्ट that would be incurred if a mistake were made in real life situation. सिमुलेशन क्यों दिया जाता है कंप्यूटर मॉडलिंग का? ताकि अगर कुछ उसको कंप्लीट करते हुए गलती हो भी जाए तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा खर्चा ना आए, जो कि रियल टाइम, रियल जॉब प्लेस पे हो सकता है। ओके, आगे चलते हैं वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग में क्या होता है? एम्प्लॉयज लर्न देयर जॉब्स ऑन द इक्विपमेंट दे विल बी यूजिंग, बट द ट्रेनिंग इज कंडक्टेड अवे फ्रॉम द एक्चुअल वर्क प्लेस। एम्प्लॉय को प्रॉपर ट्रेनिंग उसी मशीन पे दी जाएगी जिसपे वो काम करेगा, बस फर्क क्या होता है? वर्क प्लेस अलग होता है ना। वर्क प्लेस जो एक्चुअल है उससे अलग जगह बनाई मशीन रखी जाती है। दिस इज कॉल्ड वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। एक्चुअल वर्क एनवायरनमेंट बनाए जाते हैं उस क्लासरूम में ताकि एम्प्लॉय वो सेंस ऑफ रियलिटी फील कर सके। ओके, दिस इज यूजुअली डन व्हेन एम्प्लॉयज आर रिक्वायर्ड टू हैंडल सोफिस्टिकेटेड मशीनरी एंड इक्विपमेंट। तो उनको इसीलिए सिखाया जाता है सो दैट दे नोज हाउ टू केयरफुली हैंडल दोज मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स, एज इन कि वो रियल में वैसा काम कर रहे हैं। ओके, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, नेक्स्ट ऑफ द जॉब ट्रेनिंग इज प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि आपको स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन दी जाती है, हाउ टू कंपाइल अ टास्क, हाउ टू कंप्लीट दैट टास्क। So this method incorporates a pre-arrangement and proposed acquisition of some specific skills or general knowledge. तो ऐसे मेथड को फुलफिल करने के लिए एक पहले से ही एक्वायर कर लिया जाता है कि कुछ स्पेसिफिक स्किल्स और नॉलेज होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन को कुछ मीनिंगफुल यूनिट्स में डिवाइड कर दिया जाता है और इन यूनिट्स को प्रॉपरली अरेंज किया जाता है लॉजिकल मैनर में, ठीक है। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की पहले ये चीजें होंगी, सिंपलर वंस। जब ये केयरफुली हैंडल करना सीख जाओगे then we will move towards the complex one. This is called program. Step 1, step 2, step 3, है ना। तो step 1 से जब आप next steps तक move forward कर रहे हो तो वो complex होता जाएगा, easier to complex, ठीक है। So trainee goes through these units by answering questions or filling the blanks. Okay, तो ये था प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। इसमें क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप लर्निंग होती है,
है ना, और वो स्टेप 1 से आगे स्टेप 2 एंड सो ऑन फॉरवर्ड मूव करता है। थर्ड चीज, सिंपल स्टेप से स्टार्ट होता है, सिंपल लेवल से फिर मीडियम लेवल, उसके बाद कॉम्प्लेक्स लेवल। बेस्ट एग्जाम्पल कुड बी ऑफ वीडियो गेम एज वेल, है ना। जब आप वीडियो गेम्स भी खेलते हो तो द फर्स्ट लेवल इज वेरी सिंपलर, जैसे जैसे आप लेवल्स बढ़ाते रहते हो तो वो कुछ मॉडरेट लेवल आता है, मीडियम लेवल आता है, फिर आगे आगे बढ़ते बढ़ते टफर लेवल आ जाते हैं, कॉम्प्लेक्स लेवल्स आते हैं, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। So till this we have done with our topic training and development and the methods of training on the job and off the job. Okay. So by this we have so far finished our chapter staffing. Okay. Next session mein we will do our next function of management, which is directing. Okay. I hope you guys like and clearly understood the today's session of staffing. Uh, Please do like, subscribe and share our channel more and more, okay, in order to give me motivation as well. All right, thank you so much for coming to our platform. See you soon in the next session.